उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले ही टूटकर बिखर गई है और अब जितनी बची है कांग्रेस उससे वो भी छीनने की कोशिश कर रही है और तर्क ये दे रही है कि उद्धव ठाकरे के गुट में अब वो दम नहीं रहा, इसलिए ज्यादा सीटों की जिद करने का क्या फायदा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना दावा ठोक दिया जहां से सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं। असल में कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनावों के बाद यदि बीजेपी को सीटों की जरूरत पड़ी तो वो उसके साथ चले जाएंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे के चुनाव जीतने का कोई फायदा नहीं है। मतलब साफ है कि विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे को लेकर भरोसे की कमी है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। ऐसे में सबसे बड़ा संकट सीट बंटवारे का है। अगर हो भी गया तो चुनावी मैदान में कोई दिल से एक दूसरे के साथ नहीं होगा और बीजेपी के तूफान में इंडी गठबंधन तिनके की तरह उड़ जाएगा। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में अब तक सीटों पर मंथन नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी 22 जनवरी के बाद अपना तूफानी चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची भी जनवरी के आखिरी हफ्ते से जारी करना शुरू कर देगी और अलायंस सभी मतभेदों को लेकर उलझी हुई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की चर्चा के पहले ही कांग्रेस और शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की भिड़ंत शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने 23 सीटों पर लड़ने का दावा किया, जिन पर 2019 में उसने उम्मीदवार उतारे थे और 18 पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीटों का बंटवारा मेरिट के आधार पर होना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट को यह भी याद दिला रही है कि अब आप टूट गए हैं और शिवसेना 2 खेमों में बंट चुकी है। उद्धव सेना ने जिन 23 सीटों पर दावा ठोका उनमें से ज्यादातर मुंबई क्षेत्र में ही हैं। उसका कहना है कि 2019 में जिस सीट पर लड़ा था वहीं से कैंडिडेट उतारे। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि अब तो शिवसेना टूट गई है और पहले से काफी कमजोर है। कांग्रेस कह रही है कि सीटों के बंटवारे में जिताऊ फैक्टर का ध्यान रखा जाए। झंझट में फंसी ऐसी ही एक सीट दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट है। यहां से फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं। कांग्रेस चाहती है यहां से उसके नेता मिलिंद देवड़ा उतरे क्योंकि उनके जीतने की अच्छी संभावना है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि देवड़ा के जीतने की अच्छी संभावनाएं हैं। यहां बड़ी संख्या में मारवाड़ी, जैन और मुसलमान सेना का यहां कोई जनाधार नहीं है। यहां 2 चुनाव अरविंद सावंत ने भाजपा के साथ मिलकर जीते क्योंकि जैन और मारवाड़ी समुदाय का समर्थन भाजपा के साथ रहा। अब सेना बंट गई है और भाजपा के साझेदार रहने के तौर पर उसे यहां जो फायदा था अब नहीं मिलेगा। ऐसे में मिलिंद देवड़ा को ही उतारा जाए। कहा जा रहा है कि इस सीट पर पेच इतना फंस गया कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से बात की और सीट देने में असमर्थता जताई है। वहीं कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि ये सावंत को कहीं और से उतार दें। कांग्रेस इसके अलावा मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर भी दावा ठोक रही है। उद्धव गुट को मुंबई उत्तर मध्य सीट देने पर कोई आपत्ति नहीं। यहां से फिलहाल भाजपा की पूनम महाजन सांसद हैं। हालांकि मुंबई दक्षिण मध्य सीट को लेकर मतभेद है। यहां से शिवसेना के राहुल शिवाले सांसद हैं, लेकिन अब वे एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अब इसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस उद्धव ठाकरे से कह रही है कि आप यहां से जीत नहीं सकते। कांग्रेस का कहना है कि यहां दलित की अच्छी संख्या है, इसलिए हमारे जीतने के चांस अधिक हैं। इसके अलावा नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और मीरा भाईंदर सीटों को लेकर भी उद्धव ठाकरे दावेदारी कर रहे हैं। कॉमेडियन से पंजाब के सीएम बने भगवंत मान ने ऐसी कहानी सुनाई कि कांग्रेस आपे से बाहर हो गई और सख्त लहजे में समझा दिया कि गठबंधन में रहना है तो बात करने की तमीज भी आनी चाहिए, नहीं तो दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित ने भगवंत मान की टिप्पणी के जवाब में आम आदमी पार्टी की सबसे दुखती रग दबा दी। उन्होंने कहा कि मां बच्चों को कहानी ये भी सुना सकती है कि पूरी आम आदमी पार्टी जेल चली गई और ये भी कि माताएं अपने बच्चों को ये कहानी भी दिलचस्पी से सुना सकती हैं कि एक केजरीवाल था जो ईमानदारी का दावा करके आया था और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने की वजह से जेल चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की पार्टी भरोसे के लायक नहीं और यदि उन्हें गठबंधन में रहना है तो समझना होगा कि दूसरे दलों के साथ मिलकर चलना होगा। संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया के गठबंधन की संभावित सबसे छोटी सहयोगी है। वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं भी या नहीं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी जानती है। हम लगातार कहते रहे हैं कि वो भरोसेमंद नहीं। दुर्भाग्य है कि ना तो केजरीवाल और ना ही उनके लोग जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति क्या है। उन्हें समझना होगा, यदि उन्हें गठबंधन में रहना है तो उन्हें समझना होगा कि उन्हें दूसरे दलों के साथ काम करना होगा। भगवंत मान के बयान का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि एक बात यह भी है कि अगले 2 से 3 महीने में पूरी आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में होगी।
ये कहानी भी माएं अपने बच्चों को बता सकती हैं कि एक केजरीवाल था जो ईमानदारी का दावा करके आया और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने की वजह से जेल चला गया। संदीप दीक्षित ने कहा कि वास्तव में आम आदमी पार्टी भाजपा के समर्थक है और इसलिए गैर भाजपा गठबंधन में वो सहज नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। इस बीच एक और सवाल के जवाब में उन्होंने तीखा तंज कसा और कहा कि पंजाब से दिल्ली तक मां अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं। एक थी कांग्रेस। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद कांग्रेस बौखला गई और पलटवार किया। पवन खेड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी मोदी के विचारों के मिलते जुलते विचार हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सपना कांग्रेस मुक्त भारत का दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। मतलब कि आम आदमी पार्टी जोकरों की मंडली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। इंडी गठबंधन में हलचल मच गई। सीएम भगवंत मान ने गठबंधन सीट बंटवारों के मुद्दों पर पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन की बैठक में चर्चा की जाएगी। आगे कहा कि जब सब क्लियर हो जाएगा तब बताएंगे। पार्टी प्रवक्ता अशप्रीत ने कहा, मैं तो आम आदमी पार्टी को कह नहीं सकता कि आम आदमी पार्टी एक थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जन्म ही नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर नोटा से भी कम वोट मिले। आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व पर झांके फिर दूसरों के बारे में बोले। जो काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर सका उस काम को हेमंत सोरेन ने आसानी से अंजाम तक पहुंचा दिया और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। इंडी के समन की समय सीमा समाप्त होते ही उन्होंने अपने विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा करवा दिया और अब आनन फानन में विधायक दल की बैठक बुला ली, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि ईडी के हाथों वे किसी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इसलिए लालू राबड़ी मॉडल पर चलते हुए वे गिरफ्तारी के पहले ही अपनी पत्नी को सीएम बनवाना चाहते हैं। यहीं अरविंद केजरीवाल चूक गए। वजह यह कि किसी विधायक ने केजरीवाल की पत्नी के लिए अपनी कुर्बानी देने से इनकार कर दिया और जेल जाने से पहले लालू राबड़ी मॉडल को लागू नहीं कर पाएंगे। हेमंत इस मामले में काफी तेज निकले। रांची में सत्ता परिवर्तन की खबरें तेज हैं। भाजपा का दावा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को सीएम बनाए जाने की तैयारी है और इसलिए गांडे से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा करवाया गया। अब विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। हेमंत सोरेन ईडी के 7 नोटिसों को दरकिनार कर चुके हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। भाजपा का दावा है कि सोरेन को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो वो लालू राबड़ी की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना को सत्ता सौंप देंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें समन की अवधि बीतने के तुरंत बाद सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा का दावा है कि कल्पना को चुनाव लड़वाने के लिए ये सुरक्षित सीट खाली कराई गई है। दरअसल मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे चुनाव जीतकर सदन पहुंचना होता है और गिरफ्तार होने से पहले हेमंत सारा काम अपने सामने होते हुए देखना चाहते हैं। गांडे आदिवासी अल्पसंख्यक बाहुल्य अनारक्षित सीट है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ओडिशा के रहने वाली हैं। ऐसे में उन्हें रिजर्व सीट से नहीं लड़ाया जा सकता। भाजपा का कहना है कि इसलिए अनारक्षित सीट से इस्तीफा कराया गया। अल्पसंख्यक और आदिवासी बाहुल्य होने के कारण सीट को पार्टी सुरक्षित मान रही है। बीजेपी का कहना है कि जायदाद, जल जंगल, जमीन, पहाड़ लूटकर थोड़े समय में ही बेहिसाब धन दौलत जमा करने की भूख के चलते मुकदमों में फंसे सोरेन परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन के सारे पैंतरे फेल हो गए, तो वे अब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जेल जाने की योजना बना रहे हैं। हेमंत को पता है कि जितना घोटाला और गलत काम वो कर चुके हैं, अब उनके बाकी जीवन को जेल में ही मुकदमों के सामने बिताना होगा। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सोरेन परिवार ने सत्ता और पार्टी का शीर्ष पद परिवार के लिए ही रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं। लेकिन पार्टी के निष्ठावान सारे सीनियर विधायकों और राजनीति से वर्षों में सक्रिय रहे परिवार से दूर सारे लोगों को ठेंगा दिखाकर राजनीति से दूर दूर तक सरोकार नहीं रखने वाली पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल से राजपाट चलाने की योजना को सफल बनाना हेमंत जी के लिए उतना आसान नहीं। समय बदल गया है। स्वयंभू आरटीआई योद्धा से अरविंद केजरीवाल आज घोटालों के मास्टरमाइंड बन गए और ईडी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। ईडी से बचने के लिए अब यह तर्क दिया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को 7 समन भेजने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया, तो फिर वे कम से कम उतने समन तो केजरीवाल को भी मिलने चाहिए। फिर आगे का देखा और सोचा जाएगा। अब से कुछ ही घंटों बाद ईडी के समन की मियाद खत्म होने वाली है और आम आदमी पार्टी के रवैये से लगता नहीं कि शराब घोटाला मामले में फंसे केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होंगे। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल पर हमलावर है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ईडी के समन पर कानून के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा क्या केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगे।
उस पर उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे सकती है, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये तीसरा मौका है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें तलब किया। केजरीवाल पेश होने से बच रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल का एक पुराना ट्वीट शेयर जिसमें वे ईडी और सीबीआई के समक्ष देश के नेताओं के पेश न होने को लेकर उसकी आलोचना कर रहे थे और इसे शेयर करते हुए सिद्धू ने कहा, उपदेश जो दिया करते थे खुद भी पालन करें, ईडी का सामना करें, आपको पसंद हो या ना हो, इस्तीफा दे दें जब तक आप पाक साफ नहीं हो जाते, जैसा कि मैंने दिसंबर 2006 में किया था। सिद्धू ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में तथ्यों और आंकड़ों द्वारा समर्थित मेरे प्रश्न पंजाब चुनाव 2022 के अनुत्तरित है। ये जवाबदेही और पारदर्शिता का समय है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को इसके पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को तलब किया गया था। केजरीवाल ने दोनों ही मौकों पर ईडी के समन को अवैध बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। इस बीच बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 जनवरी को एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि आप 4 से 10 जनवरी के बीच जनसभा आयोजित करने की घोषणा से पता चलता है अरविंद केजरीवाल की 3 जनवरी को ईडी के सामने पेशी होने की संभावना नहीं है। पार्टी ने दिल्ली के हर वार्ड में मैं भी केजरीवाल जनसंवाद की घोषणा की और पार्टी घर घर जाकर लोगों से पूछ रही है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात दंगा मामला में तीस्ता सीतलवाड़ ने झूठे सबूत गढ़ने के लिए बदनीयती से कब्र तक खुदवा डाली। इस बात से गुजरात हाईकोर्ट बेहद खफा है और तीस्ता सीतलवाड़ पर किसी किस्म के रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि तीस्ता सीतलवाड़ के रिकॉर्ड को देखते हुए वह पंडरवाड़ा सामूहिक कब्र खुदाई मामले में कोई राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल गोधरा हिंसा के बाद दिसंबर 2005 में पंचमहल जिले के पंडरवाड़ा के पास एक सामूहिक दफन स्थल की कब्र खोदने से 28 शवों को निकालने के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ का नाम है। 2011 में दर्ज एफआईआर में अपना नाम शामिल होने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने 2017 में अदालत में एक याचिका दायर की थी। 2006 में गुजरात पुलिस ने झूठे सबूत बनाने, सबूत नष्ट करने, कब्रगाह पर अतिक्रमण करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस संदीप भट्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के वकील योगेश रवानी से कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद मैं इच्छुक नहीं हूं, आपको संतुष्ट करना होगा। वकील ने कहा, यह आधिपत्य का विशेषाधिकार है, हम अदालत को समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कोई अपराध नहीं बनता, आखिरकार ये राजनीतिक उत्पीड़न है। इस पर जज ने जवाब दिया कि वह आजकल इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत व्यापक शब्द है। मामले की सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। लूनावाड़ा नगर पालिका ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के पूर्व कोऑर्डिनेटर रईस खान सहित 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दंगा पीड़ितों के इन आरोपों के बाद कि उनके रिश्तेदारों को शव परीक्षण की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दफनाया गया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने दावा किया कि उस स्थान को कब्रिस्तान के रूप में उचित रूप से अधिसूचित करने के बाद ही दफन किया गया था। खान और तीस्ता सीतलवाड़ के अलग होने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ का नाम खान के बयान के आधार पर शामिल किया गया था। खान ने बताया था कि शवों को निकालने का काम तीस्ता सीतलवाड़ के कहने पर ही किया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावी साल शुरू हो गया है। कुछ महीनों बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनी इंडी गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर ठीक से बात भी शुरू नहीं हो पाई, लेकिन इस बेमेल और जुगाड़ के गठबंधन में गृह युद्ध जरूर छिड़ गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 26 से 28 सीटें चाहिए तो उद्धव ठाकरे को 23, शरद पवार को 22 से 24, जबकि कुल सीटें 48 हैं। ममता बनर्जी ने तो अपनी तरफ से ऐलान ही कर दिया कि बंगाल में वे अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की जंग शुरू हो गई है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नए साल के पहले दिन कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली या पंजाब में एक माँ अपने बच्चे को जो सबसे छोटी कहानी सुनाती है वह है एक थी कांग्रेस। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद कांग्रेस बौखला गई और उसने तुरंत पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मान पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी, मतलब कि आम आदमी पार्टी जोकरों की मंडली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। इसके बाद एक बार फिर इंडी गठबंधन में हलचल मच गई। इससे पहले जब सीएम भगवंत मान से गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे के मुद्दे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर गठबंधन की बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अशप्रीत ने कहा कि मैं तो आम आदमी पार्टी को ये भी नहीं कह सकता कि एक थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जन्म ही नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर उन्हें नोटा से भी कम वोट पड़े हैं। आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व पर झांके, फिर दूसरी पार्टियों पर बात करे, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का इतिहास पता नहीं। असल में आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में फंसने के कारण पार्टी गठबंधन करने को मजबूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए पार्टी को दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात यह कि घोटालों में फंसी आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने की बड़ी लड़ाई में उलझी हुई है और कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसी ही मजबूरी है। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारती है तो फिर एक थी कांग्रेस की कहानी सब सुनेंगे, और अगर आम आदमी पार्टी को एक झटका लगा तो एक था जोकर फिल्म को बार बार लोग देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव करीब है और 27 साल पहले बने टीएमसी आंतरिक विवादों में फंस गई है। असल में जब ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई थी तब के सारे युवा सहयोगी आज बुजुर्ग हो गए हैं। खुद ममता बनर्जी 70 पार की हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने बुजुर्ग नेताओं को रिटायर करने की बहस छेड़कर पार्टी के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ममता बनर्जी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अभिषेक युवा लीडरशिप है और ये बहस इतनी बढ़ी कि अभिषेक ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार नहीं करने की जिद ठान ली। लेकिन दूसरी तरफ वे बुजुर्ग और ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेता हैं जो रिटायर नहीं होना चाहते। टीएमसी में पुराने बनाम नई की पीढ़ी के नेताओं के मुद्दे ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी वरिष्ठ नेताओं के सम्मान करने की वकालत की थी और उस दावे को दरकिनार कर दिया था जिसमें अनुभवी नेताओं को संन्यास लेने की बात कही गई थी। हालांकि सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राजनीति में सेवानिवृत्ति की उम्र होनी चाहिए। अभिषेक ने बढ़ती उम्र के साथ कार्यकुशलता में गिरावट आने का हवाला देते हुए ये बात कही। इस मामले पर छिड़ी बहस के बीच अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि पुराने और नए के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन बुजुर्ग राजनेताओं को इस बात का पता होना चाहिए कि उनको कहां जाकर रुकना है। उन्हें अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए रास्ता बनाने की जरूरत है। पार्टी प्रवक्ता के इस बयान को लेकर अंदरूनी विवाद छिड़ गया है और इस पर बहस तेज हो गई है। टीएमसी के कई मौजूदा सांसदों, मंत्रियों और 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नेताओं जो कई पदों पर बने हुए हैं इस तरह की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद और संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी पार्टी सुप्रीमो हैं, उनका फैसला अंतिम है। अगर वो सोचती हैं कि किसी की उम्र रिटायर होने लायक हो गई है तो वो रिटायर हो जाएगा। यदि वह ऐसा नहीं सोचती तो वह पार्टी व्यक्ति के लिए काम करना जारी रखेगा। अभिषेक बनर्जी की ओर से प्रस्तावित अधिकतम आयु सीमा के प्रस्ताव को लेकर बुजुर्ग नेता ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति के अनुभवी नेता सुदीप बंदोपाध्याय 74 साल के हैं। उनको लगता है कि ये बहस बचकानी है क्योंकि पार्टी को युवाओं और वरिष्ठ सदस्यों दोनों की जरूरत है। इस भावना को समर्थन देते हुए पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा कि पार्टी के भीतर उम्र कोई बाधा नहीं है। वरिष्ठों और अगली पीढ़ी की भूमिकाओं पर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निर्भर करता है। 76 वर्षीय राजनेता सौगत राय ने कहा ममता बनर्जी ही तय करेंगी कि कौन चुनाव लड़ेगा या पार्टी में किस पद पर बना रहेगा। वह ही इस मामले में फैसला लेने के लिए सर्वेसर्वा हैं। सौगत राय 3 बार के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पिछले महीने टीएमसी और बीजेपी के बीच उम्र के बैरियर को लेकर फर्क बताया था। इस दौरान कहा था कि बीजेपी में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को रोकने का नियम है। पार्टी सूत्रों की माने तो बंदोपाध्याय और रॉय दोनों उन नेताओं की सूची में टॉप पर हैं जो कि प्रस्तावित आयु सीमा लागू होने पर प्रभावित हो सकते हैं। सीएम के बहुत करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम ने भी कहा कि केवल वह ही अधिकतम आयु सीमा या एक व्यक्ति एक पद के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी को कई पदों पर बनाए रखना चाहती हैं तो रहेगा और नहीं चाहती हैं तो नहीं रहेगा। फिरहाद हाकिम कोलकाता के मेयर के अलावा 2 कैबिनेट विभाग भी संभाल रहे हैं। टीएमसी के एक सीनियर नेता ने कहा कि बेहतर होता इस मुद्दे पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहस नहीं होती क्योंकि ये पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। जानकारों का कहना है कि इस तरह का विवाद आगामी संसदीय चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। टीएमसी में पुराने और नए के बीच लड़ाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बहस को जल्द नहीं रोका गया तो इससे टीएमसी की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।